नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। सबसे पहला अपने जो टॉपिक है उसकी बात अपन करें तो वो शब्द है विद्युत धारा ही। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आई से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों, होता क्या है कि किसी भी चालक या अर्धचालक आदि में अगर आवेशों का प्रवाह होता हो, किसी भी कारण, हो सकता है वो विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस के कारण हो सकता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो सकता है वो अन्य किसी फोर्स के कारण, चार्ज का अगर फ्लो होता हो तो उसकी रेट को या उसके कारण जो इंड्यूज होता है वो करंट होता है। हम कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में या किसी भी चालक में, या अन्य कोई अर्धचालक भी हो सकता है, जनरली हम लोग अभी चालक की बात कर रहे हैं, अगर उसमें आवेशों का प्रवाह हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश मूव हो रहे हैं, इस किनारे से शुरू होकर फाइनल इस तक जा रहे हैं, तो उस चार्ज की फ्लो को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। और ये संभव होता है जनरली विभव या विभवांतर से या फिर विद्युत क्षेत्र से। ठीक है, चलो सिंपल परिभाषाएं और ये सब चीज़ें अपन पढ़ते हैं अपने एग्जाम के उद्देश्य से ही। विद्युत धारा का मतलब है आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा कहलाती है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called इलेक्ट्रिक करंट। इसी इलेक्ट्रिक करंट, इसका एसआई मात्रक कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। एम्पियर होता है। its SI unit is कूलाम पर सेकंड और एम्पियर। जनरली हम इसको एम्पियर से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसका SI मात्रक क्या है? एम्पियर। और ये फिजिक्स में 7 जो मूल भौतिक राशियां हैं उनमें ये काउंट की जाती है। ठीक है, विद्युत धारा भी एक मूल राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। दूसरी बात बच्चों, अपन कहें यदि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा इफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो, इफ डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो इन डेल्टा टी टाइम interval
डेल्टा टी टाइम इंटरवल फ्रॉम one point to another point, then विद्युत धारा I बराबर then इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। यदि डेल्टा T टेंस टू 0 हो, इसका मतलब लिमिट में जो टाइम है वो बहुत कम हो, तो आपको ये पता है किस में बदल जाता है, अवकलन में। यानी कि I का जो मान है वो आ जाएगा dq अपॉन dt। इसे बोलते हैं आवेश प्रवाह की दर। जो समय के सापेक्ष किसी चीज़ में परिवर्तन होता हो उसको अपन कहते हैं रेट ऑफ चेंज। इफ़ डेल्टा टी टेंस टू 0 देन लिमिट LIM को लिमिट बोलते हैं, पूरा नाम लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ये पूरा का पूरा ये जो मान है ये मान बदल जाता है डेल्टा dq अपॉन dt में। ये एक प्रकार का डिफ्रेंशिएशन भी है, अपन कह सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों विद्युत धारा से संबंधित बात। अब अपने को कुछ बात समझनी है कि विद्युत धारा किस मीडियम में किन से प्रवाहित होता है। जैसे अपन कह सकते हैं विद्युत धारा के लिए आवेश वाहक फॉर इलेक्ट्रिक करंट द चार्ज कैरियर, फॉर इलेक्ट्रिक करंट चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर मतलब चार्ज को ले जाने वाला। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव होता है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है वो कितने चार्ज को लेके जाता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। समझ में आ रही बात। इसका मतलब चार्ज कैरियर जो है, आवेश वाहक जो है, कैरियर ढोने वाले CARRIER। अब मैं कह दूं नंबर 1 चालकों में, चालकों मतलब धातुओं, इन कंडक्टर या मेटल्स मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। अब इसका मतलब धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं और इसमें कोई आवेश का ले जाने वाला कोई कैरियर नहीं है। जैसे होल नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। इन कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। ठीक है। 2 नंबर बात, सेमीकंडक्टर में यानी अर्धचालकों में, हिंदी में बोल लेते हैं इसको अर्धचालकों, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन व होल पर धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेश वाहक होते हैं, आवेश वाहक होते हैं। सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आवेश वाहक होते हैं। इन सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल आर चार्ज कैरियर्स। 3 नंबर, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट्स, इन इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस आर चार्ज कैरियर। आयन आवेश वाहक होते हैं। विद्युत अपघट्यों में आयन आवेश वाहक होते हैं। 4 नंबर, विद्युत विसर्जन नलियों में धनावेश
या धनायनों, ये बात सही, धनायनों ये समझने वाली बात है। धनायनों व मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा आवेश का प्रवाह होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? धनायन। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, उसको एक प्रोटॉन अपने एक्स्ट्रा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकालते ही वो क्या बन गया? धनायन, पॉजिटिव आयन बन गया। इन इलेक्ट्रिक ट्यूब पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। ठीक है, ये तो हो गया आवेश वाहकों के प्रकार। आगे देखो बच्चों, एक नई बात जो सीखने को मिलती है, हम लोग अक्सर एक चीज़ सीखते आए हैं। देखो बच्चों क्या होता है, हमने ये देखा जैसे कोई ये परिपथ है, ये कोई मान लो प्रतिरोध वगैरह कुछ जोड़ा हुआ है, ये बैटरी हमने लगा दी और इस बैटरी से करंट फ्लो होता है। हम इसमें एक तीर का निशान ये रिप्रेजेंट करते हैं, हम कहते हैं ये धारा की दिशा है। क्या बोलते हैं? धारा की दिशा। बोलचाल में हमारा मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको पता होना चाहिए डायरेक्शन हमेशा उसी की होती है जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो सदिश राशि होती है। लेकिन विद्युत धारा तो अदिश राशि है। कौन सी राशि है बच्चों? अदिश राशि है। अब आप कह दो सर तो अदिश राशि है तो तीर का निशान क्यों लगाते हैं? ये तीर का निशान बच्चों धारा की दिशा को प्रदर्शित नहीं करता। ये बोलचाल में हम शब्द जरूर काम में लेते हैं कि ये धारा की दिशा है, लेकिन वास्तव में ये धारा की दिशा नहीं होती। ये होती है धनायनों के या धनावेशों के चलने की दिशा होती है, चलने की दिशा, या इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा होती है। ये इलेक्ट्रॉन देखो जैसे ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से किधर जाते हैं? पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। पॉजिटिव उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव जो चार्ज कैरियर होते हैं वो किधर जाएंगे? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की से नेगेटिव टर्मिनल की ओर हम ये करंट रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, धन आवेश जो है, वो धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जाते हैं। ये बैटरी है, इसको बैटरी का प्रतीक बोलते हैं बच्चों। ये जो एक बड़ा टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल, ये हमेशा बैटरी का संकेत चिन्ह होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पर विभव ज़्यादा होता है, इस पर विभव कम होता है, इसलिए ये डंडी बड़ी रखते हैं लिखने में और ये छोटी लिखते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि इस टर्मिनल को बड़ा क्यों बताया गया है? क्योंकि इसका विभव ज़्यादा होता है। अभी एक हाल ही में एक पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन भी पूछा गया था कि बैटरी के कौन से टर्मिनल पर विभव ज़्यादा होता है, तो कौन से पे होता है? धन टर्मिनल पर। तो पोटेंशियल जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल पर ज़्यादा है, इसलिए करंट की डायरेक्शन जो है हम पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर बताते हैं। दूसरी बात बच्चों, अभी मैंने एक शब्द बोला है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। इसको अब सत्य कैसे करें? आपसे पूछ ले, सिद्ध कीजिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो सुनो बच्चों, अब इसमें लिख देते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब कह दें जैसे दो विद्युत धारा की शाखाएं किसी एक बिंदु पर मिलकर एक हो जाती है, तो कुल धारा I बराबर हो जाता है I1 प्लस I2। जैसे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टू इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ब्रांच, टू इलेक्ट्रिक
current of branches are meet at a point, then total current is the sum of both branch या both current, sum of both current I is equal to I1 plus I2। जैसे देखो एक इधर से ब्रांच आ रही जिसका मान I1 का मान है 4 एम्पियर, दूसरी ब्रांच से इधर से आ रही है, ये I2 का मान है, इसका मान है 6 एम्पियर। टोटल मिलकर एक वायर से फ्लो हो रही है, तो I का मान कितना आ गया, 4 + 6 = 10 एम्पियर। इसके बीच में अगर दोनों तारों के बीच में कितना भी एंगल क्यों ना हो, थीटा हो मान लो। हालांकि वेक्टर क्वांटिटियों का एडिशन इस प्रकार नहीं होता, ये याद रखें। इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा एडिशन बीजगणितीय रूप से होता है, I1 + I2 सीधा जुड़ गया। लेकिन अगर ये सदिश राशियाँ होती तो आपको बच्चों याद होना चाहिए, जैसे A + B करते, इसका मान अगर मान लो R आता, सदिश R, तो मोड ऑफ R का मान आपको याद था ना, A² + B² + 2AB कोस थीटा हो रहा था। इसका मतलब सदिश राशियों के लिए ज़रूरी है कि उनके बीच का कोण भी उनके परिमाण को व्यक्त करता है। लेकिन यहाँ इस ब्रांच में तो इस थीटा का कोई योगदान नहीं है। जैसे मान लो मैं ये थोड़ा बड़ा कोण बना दूँ, थीटा डैश बना दूँ, और उसके बावजूद भी इधर करंट मान लो 4 एम्पियर है I1 का मान, इधर I2 का मान 6 एम्पियर है, तो टोटल करंट वापस वही 10 का 10 ही आता है। ठीक, यानी कि I डैश यानी कोण अगर मैंने बीच में चेंज कर दिया, उसके बावजूद भी करंट का मान तो वही आ रहा है। इसी कारण से विद्युत धारा है वो अदिश राशि है। तो एक तो ये हमें ये डायग्राम बनाना है, फिर हमें बताना है कि चूंकि सदिश राशियों का योग उनके मध्य कोण पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत धारा में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कह सकते हैं चूंकि सदिश राशियों का योग उनके मध्य बने कोण पर निर्भर करता है, परंतु विद्युत धारा में योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विद्युत धारा का योग बीजगणितीय रूप से ही होता है, अतः विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अब आया समझ में आप सबके, इलेक्ट्रिक करंट अदिश राशि क्यों है? इलेक्ट्रिक करंट इसलिए अदिश राशि है बच्चों, इसलिए अदिश राशि है क्योंकि इनमें योग जब करते हैं तो वो बीजगणितीय रूप से ही होता है, उनके मध्य कोण है उस पर डिपेंड नहीं करता। हम कह सकते हैं सिंस द एडिशन ऑफ वेक्टर डिपेंड्स ऑन द एंगल बिटवीन देम, द एडिशन ऑफ या the sum of vector quantity depends on the angle between them, but the electric current does not affected by the angle. Its the addition of is algebraic sum. Its addition is the algebraic sum. ये थी बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के स्केलर होने की बात। अब आपसे कोई पूछे कि विद्युत धारा क्या है, तो हम एक बात लिख देते हैं, विद्युत धारा तो अदिश राशि है ही। अब कह देते हैं चूंकि, ये और बात क्लियर कर देता हूँ, चूंकि परिपथ में तीर का निशान विद्युत धारा को प्रदर्शित नहीं करता, यह केवल इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत
दिशा को या धनावेश की गति को प्रदर्शित करता है, गति की दिशा को प्रदर्शित करता है, दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर का निशान क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये जो वायर के अंदर ये तीर का निशान जो है ना, एरो का निशान, ये एरो का निशान, साइन ऑफ एरो, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? धनावेश की गति की दिशा या इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा। ठीक है, हम कह सकते हैं सिंस इन एनी सर्किट द साइन ऑफ एरो represents the opposite direction of electron motion and direction of positive charge. Note the direction of electric current. अब आपसे वास्तव में कोई इंटीरियर बात पूछे तो आपको ये कहना है ये विद्युत धारा की डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शन है पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। हम बोल चाल में ये बोल देते हैं कि ये विद्युत धारा की दिशा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। धारा वो दिशा किसकी होती है? धनावेश की दिशा होती है, क्योंकि विद्युत धारा तो एक अदिश राशि है ही। अब आगे का टॉपिक अपना है धारा घनत्व। क्या टॉपिक है? धारा घनत्व, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, या सीधो कह दो करंट डेंसिटी। एक बात याद रखनी है बच्चों, करंट जो है ना वो क्षेत्रफल के रूप में चलता है। जैसे ये वायर है तो इसका एरिया में ये चलता है, एरिया के रूप में ये मान चलता है। जैसे यहाँ ये पूरे एरिया में फैला हुआ चार्ज फ्लो होता है, तो इसलिए यूनिट एरिया में जो करंट की वैल्यू है वो कहलाती है करंट डेंसिटी। क्या कहलाती है? करंट डेंसिटी। यानी कि एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व कहलाता है। क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फॉलो इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया is called electric current density. इसे J से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? J से। इलेक्ट्रिक करंट को J से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक दूसरी बात, नई बात और सीखो। विद्युत धारा तो अदिश राशि थी, लेकिन ये क्या है? सदिश राशि। तो हम कह सकते हैं धारा घनत्व एक सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम कह सकते हैं यदि एक क्षेत्रफल में I धारा प्रवाहित होती हो, तो धारा घनत्व if I current flow in A area, then current density J is equal to
I upon A, then current density J is equal to I upon A. That's इसका मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ऐसा यूनिट हो जाएगी। चलो और देखते हैं बच्चों, आपको पता है एरिया जो होता है ना, एरिया क्षेत्रफल, वो हमेशा एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा हमेशा तल के लंबवत रहती है। किधर रहती है? तल के लंबवत। अगर इसमें धारा की दिशा इधर हो, धारा इधर, इधर करंट फ्लो होता हो, तो उनके बीच में एंगल थीटा बन जाएगा। तो यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा एक कोस थीटा। तो बच्चों हम जो कह रहे थे कि जे का मान क्या है, तो वो आई अपॉन ए कोस थीटा आएगा। तो इसका मतलब आई इज इक्वल टू आ जाएगा जे ए कोस थीटा। दैट्स ऑल। ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा बच्चों, जे डॉट ए के रूप में। आपने 11वीं क्लास में सीखा होगा, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि आती है। क्या आती है? अदिश गुणनफल से, यानी स्केलर प्रोडक्ट से हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो ये ए कोस थीटा जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इधर भी ये भी वेक्टर है। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो स्केलर होगा। आपको पता है कोस थीटा हमेशा अदिश गुणनफल को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ साइन थीटा आता तो वेक्टर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता। हमने 11वीं क्लास में अच्छे से पढ़ा था इस पूरे टॉपिक को। फिर भी ये चीज़ याद रखें, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए कोस थीटा होता है। थीटा का मान अगर जीरो है, अक्सर ज़्यादातर जीरो रहता है थीटा का मान, इसलिए आई अपॉन ए का मान जे हो जाता है। अगर थीटा का मान इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जे का मान ऑटोमेटिक बच्चों आई अपॉन ए हो जाता है। अदरवाइज क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर चार्ज कैरियर इसके साथ कुछ एंगल बनाते हो इस एरिया के साथ, तो वो इसका कंपोनेंट आएगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट साथ में। ठीक है, ये थोड़ा सा उतार लो, साथ में डायग्राम भी बना लेना है बच्चों ऐसे, ए और इधर बना देना ए कोस थीटा। ठीक है, दैट्स ऑल। चैप्टर नंबर 5 में विद्युत धारा से संबंधित जो चैप्टर है उसमें पीछे के अपने टॉपिकों में विद्युत धारा के बारे में पढ़ा, धारा घनत्व के बारे में पढ़ा, और एक अलग से मैंने वीडियो बनाया, उसमें था अपवहन वेग से संबंधित। और अपवहन वेग में हमने अपवहन वेग का अन्य राशियों के साथ संबंध भी ज्ञात किया था। अपवहन वेग में हमने धारा के साथ संबंध ज्ञात किया, विभवांतर के साथ संबंध ज्ञात किया, गतिशीलता के साथ संबंध ज्ञात किया, विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध ज्ञात किया। अब का जो टॉपिक है बच्चों वो है प्रतिरोधकता। बहुत ही शानदार टॉपिक है बच्चों, प्रतिरोधकता। दूसरा इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता, या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल प्रश्न अक्सर आते हैं इस पर सीधे सीधे कंपटीशन में, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको, रेसिस्टिविटी। ठीक है, प्रतिरोधकता या रेसिस्टिविटी अपना नया टॉपिक है बच्चों। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से। ये रो है बच्चों, उल्टा ऐसे। सुनो बच्चों, हम कह सकते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध, अब बात याद रखना, प्रतिरोध का मतलब होता है बच्चों धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। आपसे कोई पूछे तो करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस है वो डिस्टरबेंस कहलाती है रेसिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टरबेंस इन फ्लो ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, आगे टॉपिक आएगा पूरा। तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई
जिसको हम L मान लेते हैं, लंबाई के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होती है। A के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई L के तो समानुपाती और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर। अब ये कहाँ तक बात हो रही है? नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बच्चों, जहाँ तक ओम का नियम लागू होता है वहाँ तक ही। अनओमीय भी आगे अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, ओमीय और अनओमीय कंडक्टर या मटेरियल। तो रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर and inversely proportional to the cross section। अब आप याद रखो बच्चों, क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे ये तार है, तार बेलनाकार होता है, उसका ये जो पार्ट जो होता है ना, वर्ताकार वाला पार्ट, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर भी कह सकते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। और ये लंबाई वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य रे, जो मैंने पहले की वीडियो में भी समझाया है। क्रॉस सेक्शन एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके है? क्रॉस सेक्शन एरिया के, जिसको ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, लेंथ को अपन एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सच दैट, अर्थात सच दैट आर जो है यानी रेजिस्टेंस जो है प्रोपोर्शनल टू तो है एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो है 1/a। दोनों को एक साथ लिखो तो आर प्रोपोर्शनल तो है एल के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ए के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि लेंथ जैसे जैसे वायर की ज़्यादा होती है वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। क्रॉस सेक्शन एरिया जितना कम होगा, तार जितना पतला होगा, उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए तारों में कम प्रतिरोध के लिए तार का मोटापन बनाते हैं। हमारे घरों तक जो लाइट आती है वो तार मोटे इसलिए होते हैं कि उनका प्रतिरोध कम से कम हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल है वो हमारे तक पहुंच सके और तारों में पोटेंशियल कम से कम ड्रॉप हो पाए। ठीक है, अब देखो आगे, आर का मान अपने पास आ गया, आर प्रोपोर्शनल टू L/A आ गया। बहुत न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों इस पे, और कंपटीशन में तो विशेष कर एक न्यूमेरिकल आता ही है। हमारे भी बोर्ड एग्जाम में तो विशेष कर एक क्वेश्चन इसका है इस सूत्र से आधारित। तो R = आता है रो L/A, दैट्स ऑल। ये जो रो है ना बच्चों, जहाँ रो ये कहलाती है प्रतिरोधकता। रो क्या कहलाती है? प्रतिरोधकता। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, रो इज द रेसिस्टिविटी इट इज़ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। यानी कि जैसे तांबे की रेसिस्टिविटी अलग है, पीतल की अलग है, चांदी की अलग है, सोने की अलग है, लोहे की अलग है। तो ये रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है कि जो तार या कंडक्टर जो है वो किस प्रकार का है, किस नेचर का है। यहाँ तक लिख ली बात सबने। अब देखो हमारे पास R = आ रखा है रो L/A। इसका मतलब रो का मान क्या आएगा बच्चों? RA/L।
ध्यान से देखो, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर बटा लंबाई का मात्रक मीटर। तो फाइनल इसका मात्रक क्या आ गया बच्चों? फाइनल इसका मात्रक क्या आ गया? मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो ओम मीटर आ गया। मात्रक क्या आ गया? ओम मीटर। अर्थात रो का मात्रक, द यूनिट ऑफ रो क्या है? ओम मीटर। याद रखना बच्चों, ओम मीटर होती है। कई बार आधे नंबर में पूछा जा सकता है प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। अब हम जानते हैं, चूंकि अपवहन वेग से, अपवहन वेग के समीकरण से प्रतिरोधकता का कुछ मान अलग ही आया था। प्रतिरोधकता का मान रो इज इक्वल टू आया था m अपॉन NE² टाउ। याद होना चाहिए पीछे वाले टॉपिक में, जहाँ m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, n है आवेश घनत्व, टाउ है विश्रांति काल, विश्रांति काल, E है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक, ये क्या है? मास ऑफ m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n है चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। ये है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, RELAXATION, रिलैक्सेशन टाइम। ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब क्या है? ऑल आर कांस्टेंट, सब के सब नियत है। अतः किसी भी पदार्थ की प्रतिरोधकता हमेशा नियत रहती है। नीचे लाइन क्या लिख देंगे? प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता नियत होती है। इसका मतलब एक ही पदार्थ के दो टुकड़ों के प्रतिरोध अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रतिरोधकता समान रहती है। तो हम कह सकते हैं रो का मान प्रत्येक पदार्थ के लिए, प्रत्येक पदार्थ के लिए नियत रहता है। द वैल्यू ऑफ रो, द वैल्यू ऑफ रो रिमेन कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ रो रिमेन कांस्टेंट फॉर ईच मटेरियल या एवरी मटेरियल, एवरी मटेरियल। ठीक है, अर्थात एक ही पदार्थ, जैसे चांदी के दो टुकड़े ले लो, दो तार ले लो, एक तार छोटा टुकड़ा एक बड़ा है, तो इस टुकड़े का प्रतिरोध ज़्यादा होगा और इसका कम होगा, लेकिन इनकी प्रतिरोधकता दोनों की बराबर रहेगी। ये याद रखें बच्चों। अर्थात एक ही पदार्थ के दो भिन्न टुकड़ों का प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो सकता है, भिन्न भिन्न हो सकता है, परंतु प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, याद रखें बच्चों, अपने ये प्रैक्टिकल होगा एक, ओम के नियम का सत्यापन करना और उसमें विशिष्ट प्रतिरोध भी ज्ञात करना। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता एक ही बात है। विशिष्ट प्रतिरोध, परंतु प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध सदैव समान रहेगा। या अनचेंज्ड रहेगा। ये कह सकते हैं सच दैट any of two pieces of substance
have different resistance but resistivity remain constant। दूसरी बात ये भी कह सकते हैं, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के, अलग अलग पदार्थों, देखना, दो भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, प्रतिरोध समान हो सकते हैं, परंतु प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होगी। ये पदार्थ ही अलग अलग है ना, अलग पदार्थ अलग अलग है तो प्रतिरोधकता क्या होगी, भिन्न भिन्न। मान लो दो टुकड़े ले लिए हमने, एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया, एक लोहे का है एक तांबे का है, तो हो सकता है इसका प्रतिरोध भी R हो और इसका प्रतिरोध भी R हो, लेकिन इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी, इसकी प्रतिरोधकता अलग होगी। ठीक है, आपको स्क्रीन पर कुछ प्रतिरोधकताएं दिख रही है। इन प्रतिरोधकताओं के मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग हैं बच्चों। ठीक है, जैसे चांदी की प्रतिरोधकता 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है इन सब का मान। तांबे का 1.7 × 10⁻⁸, एल्यूमिनियम का 2.7 × 10⁻8, टंगस्टन का 5.6 × 10⁻8, लोहे का 10 × 10⁻8 ओम मीटर, प्लेटिनम का 11 × 10⁻8, पारे का 98 × 10⁻8, नाइक्रोम का 100 × 10⁻8, मैग्नीन का 48 × 10⁻8। ऐसे ही अर्धचालकों के भी मान दे रखे हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट जो है उसकी 3.5 × 10⁻5 ओम मीटर, जर्मेनियम का 0.60, सिलिकॉन का 2300 2300। ऐसे ही जैसे शुद्ध जल है उसका 2.5 × 10⁻5, कांच का 10⁻10 से 10⁻14 तक, कठोर रबड़ का भी, और ऐसे लकड़ी का 10⁻8 से 10⁻14 तक। तो ये है बच्चों प्रतिरोधकताएं। ठीक है, अब आगे आता है विद्युत प्रतिरोध। अगला अपना टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। बहुत ही शानदार टॉपिक है। यहाँ से इस चैप्टर की नींव डलती है, यूँ समझो आप, नए पार्ट में घुसने जा रहे हैं अपन। प्रतिरोध को जनरली हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, मात्रक इसका ओम होता है, ओम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, चालक में या अन्य कोई अचालक भी हो सकता है, अर्धचालक भी हो सकता है, चालक में विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। अब ये प्रतिरोध बच्चों हो सकता है कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी के कारण हो सकता है, जैसे चालक की बात करें तो चालक में जैसे इलेक्ट्रॉन से टकराता है, परमाणु से टकराता है, टक्कर करता हुआ आगे से आगे बढ़ता है, तो जिस समय में इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना चाहिए वो उस समय में पहुंच नहीं पाता। इसलिए क्या होता है, वो कुछ करंट में बाधा उत्पन्न कर देता है कोलिजन के कारण, तो वो कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। किस प्रकार का प्रतिरोध है, आंतरिक। ऐसे ही मटेरियल चेंज करते हैं, जैसे तांबे या लोहे की जगह हम कोई दूसरा मटेरियल नाइक्रोम लगा दें, कार्बन लगा दें, तो उनकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध जो है वो अलग है। वो धारा के मार्ग में ज़्यादा बाधा उत्पन्न करेंगे तो उनका प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन कि करंट के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। डिस्टरबेंस इन द flowing path
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन, कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, इट्स SI यूनिट इज ओम। इसका SI मात्रा क्या है बच्चों? ओम है। चलो ये तो हो गई बच्चों डेफिनेशन इसकी। अब बात आती है ओमीय या अनओमीय पदार्थ की। ओमीय या अनओमीय पदार्थ की। ओमीय पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ है। Those substances which are follow the Ohm's law is called ओहमीय substance। ओमीय व अनओमीय पदार्थ ओहमिक एंड अनओहमिक सब्सटेंस। छोटी छोटी डेफिनेशन, वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं। कहाँ पर बच्चों? सामान्य ताप दाब पर। सामान्य ताप पर कोष्टक में लिख सकते हो। जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। Those substances which follow the Ohm's law is called ohmic substance। ठीक, जैसे कम ताप पर सभी चालक, जैसे कम ताप पर सभी चालक। फॉर एग्जाम्पल एट लो टेम्परेचर ऑल कंडक्टर। अपोजिट इसका वे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, ओम के नियम का पालन नहीं करते अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, IC आदि। अर्धचालक भी तो है। अर्धचालक ओम के नियम का पालन नहीं करते बच्चों, ठीक है। उच्च ताप पर चालक भी नहीं करते। उच्च ताप पर सभी चालक। अगर चालकों का आप ताप बढ़ाओगे तो सीधी लाइन नहीं आएगी ग्राफ के बीच, नीचे लाइन लिख देंगे। अर्थात वे पदार्थ जिन पर आरोपित विभवांतर व उसमें प्रवाहित धारा के मध्य ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती। अर्थात वे पदार्थ जिन पर आरोपित विभवांतर V, जिन पर आरोपित विभवांतर V व उसमें प्रवाहित धारा I, उसमें प्रवाहित धारा I के मध्य ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं करते। मध्य ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त
नहीं होती, अर्थात विभवांतर या धारा, अर्थात धारा विभवांतर के समानुपाती नहीं रहती, अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। Such that those substance in which the graph between potential difference and current does not a straight line, or electric current does not proportional to the potential difference are called anomic substance। जैसे एलईडी जो है, बल्ब जो है, उसमें अगर आप टॉर्च को अपन कह सकते हैं, अगर उसमें आप V और I के बीच ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ ऐसा कुछ आता है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बाइस के अंदर डायोड होता है। डायोड के अंदर अगर आप कहो तो डायोड में अगर फॉरवर्ड या रिवर्स की बात करोगे तो इस प्रकार के ग्राफ आएंगे, ऐसे जैसे कुछ समय के लिए तो स्ट्राइट चलता है, फिर ये मुड़ने लग जाता है। तो ऐसे कुछ ग्राफ बच्चों आएंगे। आगे आता है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ से उठेगा बच्चों। अब का जो टॉपिक अपना आगे का है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड, बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाऊंगा। कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड, इसके लिए एक टेबल याद रखनी है बच्चों, और कलर का क्रम भी याद रखना है। अब क्या है, अभी तक तो अपन लोग पढ़ते आ रहे थे कि कोई कंडक्टर है उसका खुद का रेजिस्टेंस किस प्रकार है, लेकिन अब कार्बन जो मटेरियल है उसके भी प्रतिरोध बनाए जाते हैं जो आकार में छोटे होते हैं। जैसे ये जो पहले हम वायर की जो बात कर रहे थे, उनके जो रेजिस्टेंस है वो आकार में बड़े होते हैं। उनका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें उसकी लंबाई बढ़ानी पड़ती है। जैसे 1 ओम का रेजिस्टेंस तकरीबन 10-15 सेंटीमीटर का हमें वायर लेना पड़ेगा, नॉर्मली वायर मैग्नीन वाला। ऐसे ही अगर 1 ओम का अपने को कार्बन रेजिस्टेंस चाहिए तो बहुत छोटा सा, ये पेन के आगे वाला निब जितना इतना सा पार्ट, वो भी डिपेंड करता है उस कार्बन में उसकी मात्रा कितनी है, मिक्सिंग कितनी है। ठीक है, तो कार्बन रेजिस्टेंस जनरली आजकल के एपरेटस के साइज़ को छोटा करने के लिए काम में लिया जाता है। आप देखोगे कोई भी घर पर पुराने चार्जर आदि को, तो उसकी प्लेट के ऊपर ऐसे कलर्ड रंग के छोटे छोटे ऐसे कार्बन लगे हुए रहते हैं, ऐसे तो उस पर 4 लाइनें ऐसे अलग अलग कलर की होती है। उन कलर को अपनों पहचान कर उसका मान निकाल सकते हैं कि इसमें कितना प्रतिरोध है। पहली लाइन किस कलर की है, दूसरी किसकी है, तीसरी किस रंग की है, चौथी किसकी है। इन 4 कलर्ड लाइनों को देखते हुए कार्बन रेजिस्टेंस का मान हम डिटरमाइन करते हैं। उसके लिए ज़रूरी है एक टेबल याद रखनी बच्चों। देखो टेबल किस प्रकार है, उनके कलर किस क्रम में है, याद रखने वाली बात है। तो कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड, कार्बन रेजिस्टेंस, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड एंड कलर कोड, कार्बन रेजिस्टेंस एंड कलर कोड्स। ठीक, अपन देखते हैं कलर कोड की बात। कलर कोड कैसा है, इसके लिए एक टेबल बनाते हैं बच्चों और उनमें कोड्स को डिटरमाइन करते हैं। बहुत ही आसान है बच्चों, आपको याद रखना है कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो आकार में छोटा है, लेकिन उसके ऊपर कार्बन का रेजिस्टेंस है कितना उसको डिटरमाइन करने के लिए जो कंपनी बनाती है उनको वो 4 अलग अलग रंगीन पट्टियों को उस पर डिटरमाइन कर देती है या कलर्ड कर देती है। उन कलर को देखते हुए हम उसका मान डिटरमाइन करेंगे। इस प्रकार का उसका आकार होता है। पहले 2 रंग जो होते हैं उनके कोड को पास पास में रखा जाता है।
तीसरी कलर्ड जो पट्टी है उनका 10 की पावर के रूप में मान आता है। चौथी कलर्ड होती है वो उसमें जो विश्वसनीयता है उसको रिप्रेजेंट करता है, या उसमें एक्यूरेंसी को रिप्रेजेंट करता है, या उसमें एक्यूरेंसी में चेंजेबल कितना आ सकता है। जैसे कार्बन का कोई रेजिस्टेंस बना दिया किसी कंपनी ने, आपको कह दे ये 20 ओम का है। अब 20 ओम में हो सकता है वो 19.8 ओम का हो सकता है वो 20.02 ओम का हो। तो ये जो सहारतार्था बोलते हैं उसमें टॉलरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, टॉलरेंस कितने % है वो केवल 3 पट्टिकाओं से रिप्रेजेंट की जाती है। या तो वो चांदी रंग की होगी, या वो सुनहरे रंग की होगी, 2 कलर में हो सकती है, या वो कलरलेस होगी। 3 प्रकार की सिचुएशन हो सकती है चौथी पट्टी में। बाकी आगे वाली पट्टियों में कौन कौन से कलर है वो आपको देखने हैं। अभी मैं कलर के क्रम यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँगा और उसको याद रखने का एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा शॉर्ट तरीके में। सीरियल नंबर, कलर यानी रंग या रंगीन पट्टी का जो है कोड, और पावर मल्टीप्लायर जिसको बोलते हैं अपन लोग, मल्टीप्लायर है ये टॉलरेंस है जिसको सहायतार्थ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सहायता। चलो बच्चों, ये परसेंटेज में होती है। किस में होती है? परसेंटेज में। ये होती है परसेंटेज में। नंबर 1 ब्लैक, ब्लैक रंग यानी काला। नंबर 2 ब्राउन, भूरा। नंबर 3 रेड, लाल। नंबर 4 ऑरेंज, ऑरेंज को कहते हैं नारंगी। येलो, पीला रंग। हरा, ग्रीन, हरा। ब्लू, नीला। बैंगनी, वॉयलेट। बैंगनी। नाइन नंबर है ग्रे, धूसर रंग। फिर 10 नंबर है वाइट, सफेद। ठीक है। 11 नंबर पट्टी का जो रंग का है वो है सुनहरा। ऊपर बनाते हैं बच्चों, या यहाँ लिख दूँ एक बार। सुनहरा। गोल्ड। 12 नंबर जो कलर है बच्चों, इसी टेबल में लिखना है आपको। 12 नंबर जो कलर है वो है सिल्वर का। सिल्वर, रजती जिसको अपन चांदी कहते हैं, चांदी। और लास्ट ही लास्ट है वर्णहीन, कलरलेस। ठीक है, ये है इसके कलर के रंग। इसको शॉर्ट में याद रखेंगे BBROY, बीबी रॉय, G फॉर ग्रेट, B फॉर ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। नेकलेस मतलब नो कलर। ठीक है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर
नेकलेस, ये कलर को क्रम याद हो गया, इसी क्रम में याद रखना है। टेबल में फिर से बना देता हूँ बड़े बड़े अक्षरों में उनके कोड याद करने के लिए। टेबल एक बार फिर बनाता हूँ बच्चों ताकि आपको याद हो जाए। और इस पे ये 1 नंबर तो यूँ समझो आपके याद हो जाएगा, 1 नंबर तो आज ही पक्का हो जाएगा इसी में ही। सीरियल नंबर, कलर, रंग, कोड, अंक, गुणक, मल्टीप्लायर, फिर है टॉलरेंस। सयाता बोलते हैं इसको, परसेंटेज में होती है ये। पहला ही पहला ब्लैक, काला रंग। 2 नंबर ब्राउन, भूरा रंग। ऐसे याद नहीं रहते, ऐसे याद रखो। 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा गैप कम करना पड़ेगा। 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13। उस फॉर्मूले से ही देखते जाओ, कलरों के नाम बदल देंगे अपन सबके। क्रम ये याद रखना है, क्रम मत भूल जाना, और इस क्रम को याद करना बहुत ज़रूरी है। ये जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कंपनी इसके ऊपर कलर्ड कोड डाल देती है बच्चों, पट्टिका डाल देती है कलर की। बी रॉय, देखो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। फिर क्या पहनती है वो? गोल्ड के, सिल्वर के और बिना कलर के, नो कलर। तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। R for रेड, O for ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। पहले वाला ब्लैक ब्लू, फिर बी आता है, सॉरी ब्लैक और ब्राउन, फिर ब्लू, वॉयलेट, ग्रे। यहाँ ग्रीन, जी फॉर ग्रीन था, यहाँ ग्रे है, धूसर जिसको बोलते हैं, वाइट, गोल्ड या गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। ब्राउन मतलब भूरा, भूरा रंग हो, लाल रंग हो, नारंगी रंग हो, पीला रंग हो, येलो कलर, हरा, नीला, वॉयलेट यानी बैंगनी, बैंगन जैसा कलर, ग्रे स्लेटी कलर जिसको बोलते हैं, धूसर बोलते हैं जिसको, सफ़ेद, सुनहरा, चांदी रंग
और रंगहीन। कैसा है बच्चों? रंगहीन। नो कलर। ठीक। अंक देखो, काले रंग को 0 दो, ब्राउन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस वाइट तक। गोल्डन सिल्वर के लिए अपने पास कोई अंक नहीं है। इसका मतलब पहली पट्टी और दूसरी पट्टी कभी भी इन तीनों रंगों में से नहीं आ सकती। ना ही तो सुनहरे की आएगी, ना ही सिल्वर की आएगी, ना ही कलरलेस आएगी। पहली और दूसरी, तीसरी पट्टी आ सकती है इनमें से। अब देखो पावर में मल्टीप्लायर, 10 की पावर 0 का मतलब 1, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3। आपको याद है ना, 10 की पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा। 10 की पावर 4, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 9। अब आगे वाले में क्या लिखेंगे? 10 तो लिख नहीं सकते, तो 10 टू दी पावर -1, 10 टू दी पावर -2। और नो कलर, कलरलेस अगर कोई पट्टी होगी, अगर कलर है ही नहीं तो मल्टीप्लायर हम लिखेंगे कैसे? पहली 3 पट्टियां तो होनी आवश्यक है उसका रजिस्टर डिटरमाइन करने के लिए। ठीक है, अब सुनो, कलरलेस है, अगर तीसरी पट्टी का कलर नहीं दिया हुआ है तो शुरुआती 2 पट्टियों का पता चल जाएगा। फिर है परसेंटेज, टॉलरेंस। तो सिल्वर कलर जो गोल्डन कलर है उसमें 5% की टॉलरेंस हो सकती है। फिर गोल्डन जो कलर है, सिल्वर, गोल्डन में 5, सिल्वर में होती है 10%। और कलरलेस जो है बच्चों उसमें होती है, उसमें कितने परसेंट होती है? 20%। पता चल गया ना आपको? कलरलेस में 20% टॉलरेंस हो सकती है और सिल्वर में 10%, गोल्डन में 5%। अब सुनो बच्चों, एक क्वेश्चन देखना, पता चल जाएगा होता क्या है, करना क्या है। अगर कोई आपको कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बताए और उसमें आपको रंगों का वर्णन दे दे, अगर आपको कार्बन रेजिस्टेंस के बारे में बताए और उसमें कलर का क्रम दे दे कि ये पहले कलर की पट्टी है, ये दूसरे की है, ये तीसरे की और ये चौथे की, 4 रंगों के नाम दे दे, तो प्रथम 2 कलर जो है, फर्स्ट और सेकंड, नियम देखना इसका। प्रथम 2 रंगीन पट्टिकाओं, प्रथम 2 रंगीन पट्टिकाओं के अंक पास पास लिखेंगे। मतलब जैसे मान लो पहली कट्टी ब्लैक की है, दूसरी ब्राउन की है, तो 0 1, तो टोटल 1 ओम हो गया। अगर रेड की है तो दूसरी पट्टी ऑरेंज की है तो 2 और 3 कितने हो गए? 23, पास पास लिखेंगे। तीसरी पट्टी, तीसरी रंगीन पट्टिका, ये अंग्रेजी मीडियम वाले हिंदी में सुन लो, ऐसा कोई आपसे नियम नहीं पूछेगा। आपको ये तरीका बता रहा हूँ, ओरली बोलने का तरीका और उत्तर ज्ञात करने का तरीका। इंग्लिश में कोई हमें लिखना नहीं है, ये नए भी लिखें तो भी चलता है, लेकिन याद रखना है। तीसरी रंगीन पट्टिका का गुणक लिखेंगे। तीसरा जो पट्टिका, मान लो तीसरा रंग येलो है तो इंटू 10 की पावर 4 आ जाएगा। मान लो पहले रंग लाल, दूसरा ऑरेंजी, तो 2 यानी 3, 23 इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा। तीसरा नियम, चतुर्थ पट्टिका, चतुर्थ पट्टिका की सहायता जो है वो प्लस माइनस परसेंटेज में लिखेंगे। प्लस माइनस साथ में परसेंटेज में लिखेंगे। टॉलरेंस हो सकती है ज़्यादा हो सकती है कम हो। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल, फर्स्ट 2 कलर्ड पट्टिका का जो कोड है वो पास पास में लिखेंगे। थर्ड पट्टिका का मल्टीप्लायर जो है वो लिखेंगे।
और चौथी पट्टी का है उसका केवल टॉलरेंस लिखेंगे। इन कोड और मल्टीप्लायर से चौथी वाली पट्टिका को लेना देना नहीं, चौथी पट्टिका इन तीनों कलर में से ही कुछ ना कुछ मिलेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने नियम लिखा दिए आपको, देख लिए हैं आपने, फिर सुन लेना बच्चों। लास्ट क्वेश्चन जा रहा है अभी, एक क्वेश्चन करते ही ख़त्म करते हैं बात को। क्वेश्चन, कार्बन प्रतिरोध की प्रथम, द्वितीय या तृतीय, कार्बन प्रतिरोध की रंगीन पट्टिकाओं का क्रम, रंगीन पट्टिकाओं का क्रम निम्नानुसार है। का क्रम सीधा ही लिख देते हैं पहले, का क्रम लाल, हरा, पीला व सुनहरा है। मैंने कोई सा भी 4 रंगों का नाम लिख दिया, सुनहरा है, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध क्या होगा? द सीक्वेंस ऑफ 4 कलर स्ट्रिप, सीक्वेंस ऑफ 4 कलर स्ट्रिप आर रेड, पहला रेड, ग्रीन, येलो एंड गोल्डन, देन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन, देन डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन रजिस्टर। हमारे पास क्या क्या कलर दिए हैं बच्चों? लाल दिया है, हरा दिया है दूसरी पट्टी का, तीसरी है पीले रंग की, चौथी है सुनहरे रंग की, गोल्डन की है, रेड, ग्रीन, येलो, गोल्डन। रेड का प्रथम अंक क्या है? 2। फिर क्या है? ग्रीन, ग्रीन का कितना है? 5, तो 2 और 5 कितने हो गए? 25। फिर है पीला रंग, पीले का मल्टीप्लायर लेंगे, येलो कलर 4, 10 की पावर कितना आएगा? 4। तीसरा रंग हमेशा मल्टीप्लायर का लेंगे, पहले दोनों कलर के कोड लेके पास पास रखेंगे। फिर सुन लो, पहले दोनों रंगों के कोड देखेंगे और उन दोनों कोड को पास पास रखेंगे। तीसरा कलर जो आएगा उसका मल्टीप्लायर, और चौथा कलर जो है उसको प्लस माइनस परसेंटेज में लिखेंगे। सुनहरे का कितना है? 5%, तो इतना इसका प्रतिरोध हो गया। ठीक है, प्रतिरोध R कितना हो गया इसका? 25 × 10 की पावर 4 प्लस माइनस 5% इसमें टॉलरेंस है। 5% में इसमें मान फ्लैक्चुएट हो सकता है, इसका मतलब ये है। और देखो अन्य क्वेश्चन और देखो, इफ़ 4 कलर, यदि 4 रंग, इफ़ 4 कलर हैव सीक्वेंस ऑन कार्बन रेजिस्टेंस, ऑन कार्बन, यदि कार्बन प्रतिरोध पर 4 रंगों का क्रम इस प्रकार है: बैंगनी, नीला, लाल व चांदी, गोल्डन रंग का। बैंगनी मतलब वॉयलेट, ब्लू, रेड और सिल्वर। तो वॉयलेट का वर्णक्रम देखो, ये कोड देखो 7, ब्लू कलर का 6, तो 7 और 6 कितने हो गए? 76। तीसरा कलर क्या है? रेड, रेड कलर की पावर कितनी है? 10 to the power 2। ठीक, याद करने का तरीका देखो बच्चों, BB, ये लिख दो आप किताब पे, BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। याद रखो इसको, इस पूरे सूत्र को क्रम से याद कर लो, हाथ पे ही कर लोगे, टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। टेबल को एक बार देख लो, ब्लैक कलर के लिए सब कुछ 0 है, 10 की पावर भी 0 है, मतलब 1 मल्टीप्लायर, और कोड भी 0। यहाँ 0 इसलिए नहीं है कि किसी चीज़ से अगर मान लो काला रंग तीसरा आ गया 0 होता, तो 0 से मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस होता ही नहीं, इसलिए इसका मल्टीप्लायर का मान 1 है। सिल्वर कलर का टॉलरेंस कितनी है? 10%, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब एक उल्टा ले लेते हैं। नेक्स्ट आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है
और आपसे पूछेंगे कि इसमें कलर का क्रम क्या क्या है। देखते हैं क्वेश्चन देखो, यदि इफ़ R इज इक्वल टू है 1 7 इंटू 10⁶ प्लस माइनस 20%, तो रंगों के क्रम बताओ। कार्बन प्रतिरोध जो है ये, इस पर रंगों का क्रम बताओ। पहली पट्टिका किस कलर की होगी, दूसरी किसकी, तीसरी किसकी और चौथी किसकी। देखो 1 7, पहला दोनों रंग क्या होते हैं, पास पास आते हैं। 1 किसका है, ब्लैक का, इसका मतलब पहली पट्टिका किस कलर की है, ब्लैक कलर की। दूसरी पट्टिका 7 किसका आता है, बैंगनी का, वॉयलेट का। तीसरी किसकी है बच्चों, 10⁶ की किसकी होती है, ब्लू की। चौथी किसकी है, 10-20% किसका होता है, रंगहीन, नो कलर। तो कलर का क्रम क्या हो गया, काला, बैंगनी, नीला व रंगहीन, ये इनका कलरों का क्रम हो गया। इस प्रकार या तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है या आपको रंगों का क्रम दिया हुआ कोई क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है। आप इस टेबल को अच्छे से याद करो। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वियरिंग मतलब पहनती है, गोल्डन सिल्वर नेकलेस, महंगा सबसे ज़्यादा सुनहरा रंग। ये क्रम चेंज मत कर देना, ये सूत्र तो याद रह जाएगा, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। लेकिन गोल्डन और सिल्वर में कई बार आगे पीछे हो जाते हो, तो जो महंगा ज़्यादा है गोल्डन सोना, वो पहले पहनती है, बाद में सोना चांदी, और फिर अगर नहीं मिले तो वाह। तो इस प्रकार आप सबको ये टेबल याद रखनी है और अपने 1 नंबर की पूरी दावेदारी आपको साबित करनी है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में फिर पढ़ेंगे, नए टॉपिकों के साथ आएंगे। तब तक आप लोग घर पे रहें बच्चों, स्वस्थ रहें। आगे के जो टॉपिक होंगे वो होगा प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। थैंक यू।